हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसका पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा और आपको उससे बेनिफिट भी हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसका हमने नाम दिया है तेजस। अब ये नया बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके लिए 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट के लेक्चर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में। एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ सीसेट के 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप उनको प्रॉपरली क्लियर कर पाओ, राइट। ऑन दी अदर हैंड, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दैट इज लास्ट माइल लीप, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चाहे वो जीएस हो, एट द सेम टाइम सीसेट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम टाइम जैसी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्डली, हमारा एक सीसेट का प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि किस तरह से आप सीसेट को अच्छे से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट वीक है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंश्योर करके देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप चेक कर पाओ कि जो आपने पढ़ा है आप उतना कितना इंप्लीमेंट करने में उसमें कितने कैपेबल हो या नहीं, राइट। तो ये थे कुछ हमारे जो कोर्सेज। इसके साथ ही 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रारंभ बैच भी लॉन्च हो गया है, एंड जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी कि फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे। एंड हर कंपोनेंट को इसके अंदर अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो यानी कि एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो कि प्रारंभ हमारा बैच है, राइट। इस रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप video.onlyis.in पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो info@onlyis.com, या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मेंशन्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जरा ना WTO के बारे में थोड़ा अच्छे से एक बार ना समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसका मीनिंग क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी ट्रेड से रिलेटेड है, बिल्कुल। अब हुआ क्या था, मैंने आपके साथ लास्ट जो PYQ डिस्कस किए उसमें भी आपको बताया था कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? 1944 के अंदर। अब यहाँ पे ना बस डिस्कशन हुआ था गैट नाम की बॉडी के लिए। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। इसके ऊपर ना डिस्कशन हुआ कि इस टाइप की हमें बॉडी चाहिए जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में ट्रेड कैसे करें, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रेड करें एंड इकोनॉमी को प्रॉस्पर करें। उसके लिए गैट के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, गैट 1948 के अंदर जाके एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है ना। एक प्रॉपर बॉडी बनाने की कोशिश करी गई 1948 के अंदर, तो गैट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर देखो दुनिया बदलती गई। अब यहाँ पे जब 1948 में गैट बना था तो उस टाइम गुड्स वगैरह के बीच में ट्रेड हुआ करता था, बट 1994 तक आते आते, उस टाइम तक आते आते क्या हुआ, सर्विसेज का इंपॉर्टेंट रोल आ गया और भी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ग्लोबलाइजेशन की एक वेव आ गई। तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर बॉडी चाहिए थी जो इन चीजों को रेगुलेट कर पाए। तो गैट के बाद इसका सक्सेसर क्या बना, तब जन्म हुआ किसका, WTO का। यानी कि पहले बॉडी थी हमारे पास गैट, पर उसका एक फॉर्मल वर्जन, एक अच्छे से जो वर्जन निकल के आया बाद में 1994-95 के अंदर, वो हुआ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हुआ क्या था, 1987 से लेके 94 तक उरुग्वे राउंड चला। इसमें क्या हुआ, इसमें डिस्कशन किया गया कि जो हम WTO बना रहे हैं उसका प्रकार क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे, सो एंड सो फोर्थ। ये डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद 1994 के अंदर माराकेश एग्रीमेंट के अंदर इसको बना दिया गया WTO को, ठीक है। फिर 1 जनवरी 1995 से ये फंक्शन करने लग गया,
ठीक है। तो ये थी पूरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, किस तरह से ये दुनिया में इंश्योर करता है कि जो ट्रेड हो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ हो, आपस में अच्छे कॉम्पिटिटिव रूल्स के साथ हो, ऐसा ना हो कि अनफेयर रूल्स की वजह से कंट्रीज को नुकसान फेस करना पड़े। तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बॉडी बन चुकी है। ठीक है, समझ गए कि डब्ल्यूटीओ है क्या। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि समझते हैं कि ये स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म आखिर चीज क्या होती है। देखो डब्ल्यूटीओ में ना कंट्रीज को दो टाइप्स में बांट दिया गया है। एक एक्चुअल में तीन मान लो, एक है डेवलप्ड कंट्रीज मान सकते हो, एक मान लो डेवलपिंग कंट्रीज, और तीसरा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो देखो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये तो देखो डिसाइड करेंगी डब्ल्यूटीओ एंड आईएमएफ ही मिलके कि कौन सी कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। ऑन दी अदर हैंड जैसे ये डेवलपिंग है या फिर कोई कंट्री डेवलप्ड है, ये कौन डिसाइड करेगा। जैसे आप एग्जांपल से समझो, अब चाइना, मुझे बताओ चाइना डेवलपिंग में काउंट करोगे आप या चाइना डेवलप्ड में। अब यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि चाइना डेवलप्ड भी है कुछ पार्ट्स में, कुछ जगह में डेवलपिंग भी है। तो इसका देखो सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला है एज पर डब्ल्यूटीओ। यहाँ प्रिंसिपल यूज किया है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि कंट्री जो भी है वो खुद डिटर्मिन करेगी कि क्या मैं डेवलप्ड हूं या डेवलपिंग। अब हुआ क्या, देखो कंट्रीज जैसे कि मान लो चाइना, जैसे मान लो इंडिया, ये कंट्रीज किसके अंदर आ गई, ये डेवलपिंग आ गई का मतलब कि इन्होंने खुद बोल दिया कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ऑन दी अदर हैंड जैसे मान लो यूएसए हो गया, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, इस टाइप की कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप्ड घोषित कर दिया। अब होता क्या है डब्ल्यूटीओ के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उनको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड नहीं हुई है, अभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुई है, तो इस वजह से उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि वो इंश्योर कर पाए कि उनकी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ पाए। अभी उनको डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए उनको स्पेशल कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। अब उनमें से ही एक टाइप का एडवांटेज क्या है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो टैरिफ को रेज कर सकते हैं। मान लो कि कोई यूएसए है, ठीक है, मान लो यूएसए इंडिया को कुछ इंपोर्ट करना चाहता है, ठीक है ना, तो इंडिया को अगर वो इंपोर्ट करेगा और बहुत ज्यादा मान लो इंडिया के अंदर यूएसए के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर की यहाँ पे मोस्टली बात होती है, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर इंपोर्ट इंडिया में बहुत ज्यादा आ जाएगा तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यूएसए में कोई चीज सस्ते दामों पर बन के आ जाएगी, क्योंकि वहां के फार्मर्स अच्छे हैं, वो कम पैसों के अंदर अच्छी क्वांटिटी बना सकते हैं। इंडियन फार्मर अभी पुअर है, अभी उसके पास उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतने अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे चीजें प्रोड्यूस कर पाए। तो इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, क्या, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ताकि अगर वो चाहें वो जो इंपोर्ट आ रहा है ना दूसरी कंट्रीज की तरफ से, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके ऊपर जितना मर्जी टैरिफ चाहें, जितना मर्जी नहीं मतलब टैरिफ को बढ़ा सकते हैं, ताकि वहां के जो लोकल फार्मर्स हैं, जो इंडिया के फार्मर्स हैं, उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये हो गया स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। आई होप आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में भी समझ आ गया कि किस तरह से काम होता है, एज वेल एज इस क्वेश्चन के थ्रू हमने स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म को भी समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या पूछा गया कि नेमा 11 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा पिछले क्वेश्चन और इसमें जरा सिमिलैरिटी देखो, यहां भी कहीं पर ना उसने ये नहीं पूछा कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है, क्यों करते हैं एंड ऑल दैट, इसने पूछा बस कि ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आपने बस ऊपर से ही थोड़ा सा कभी इतना भी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा ना कि जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसी तरह से इस क्वेश्चन में आपने बस इतना पढ़ लिया कि अच्छा नेमा 11 मैंने ना डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में कहीं सुना था, तो बस आपके +2 हो गए। तो इसका भी आंसर क्या है, इसका भी आंसर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है। देखो नेमा की फुल फॉर्म जानते हैं, फुल फॉर्म क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया क्या कि डेवलप्ड कंट्रीज है एक तरफ, दूसरी तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। अब ये जो डेवलप्ड वाली कंट्रीज है ना, जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, ये चाहते हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चर वाला हो, ठीक है ना, जहां एग्रीकल्चर को छोड़ के जो भी बाकी वाला गुड्स की मार्केट है वहां पर इनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले, ठीक है ना, कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इनको एक्सेस मिले, उसके रिगार्डिंग ही ये डिस्कशन हुई थी। एंड तभी ये बहुत बार ना न्यूज में आता रहता है। तो ये हो गया नेमा 11 किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड।
ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला देखो क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखो 2015 का क्वेश्चन है ये, एंड इसमें पूछा गया है द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ किसके। तो जरा तीनों क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी दिख रही है, हर केस में यही पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है ये किससे रिलेटेड है, बस टर्म पूछ ली और पूछ लिया किससे रिलेटेड है, कोई डिटेल नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, अगर उनके बारे में हमें जानकारी है, बस इतना पता है कि अच्छा हाँ ये वाली चीज़ WTO से रिलेटेड है, इतना जानने से ही मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये सारे जो जितनी भी टर्म्स है ना, ये हमेशा न्यूज़ में आती रहती हैं। अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एडिटोरियल्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है, इंडिया और US का कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है, क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, देखो ये सारी चीज़ें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही न्यूज़ में रहती हैं। अब मैं थोड़ा सा ना एक एक चीज़, दो लाइनें आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। देखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर के थ्रू ना, कि हम चाहते हैं कि एक फेयर एज वेल एज मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर का ट्रेडिंग सिस्टम हो हमारे पास, ठीक है, जिसकी तरफ से इफेक्टिव रूल्स और डिसिप्लिन को वो फॉलो करे। तो इसको बोला जाता है किस तरीके से हम नेगोशिएशन करके हम प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो उनके बीच में अगर एग्रीमेंट हो पाएगा तो दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला समझो, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। देखो मान लो कि इंडिया के मैंगोज हैं, ठीक है, अब ये इंडिया ने एक्सपोर्ट किए, कहाँ को एक्सपोर्ट किए, यूरोपियन यूनियन मान लो एक्सपोर्ट किए। अब जब यूरोपियन यूनियन पे जब मैंगोज गए ना, उन्होंने बोला कि ये भैया ये हम आपके मैंगोज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कीड़े हैं, मान लो कुछ ऐसा बोल दिया कि या फिर आपके मैंगोज खराब हैं, यहाँ से हम वहाँ के जो लोग हैं यूरोपियन यूनियन के, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इस तरह के ये ना मेजर्स लगाते रहते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो। ठीक है, इसी तरह से देखो एक केस आया था जब इंडिया का ना हल्दीराम का जो भुजिया था, या मतलब हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट था आई थिंक, तो वो जब यूरोपियन यूनियन गया था या US गया था, तो वहाँ पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं या फिर इस टाइप के कुछ। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री इस टाइप के प्रोटेक्शन मेजर्स लगाए कि बोले कि नहीं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये जो बनाया गया वो अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया, उनको हम जनरली बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। थोड़ा हेल्थ प्रोटेक्शन के ऊपर ये कहीं ना कहीं फोकस करता है। आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि अच्छा मैंगोज अच्छे नहीं है तो इसलिए मना कर दिया उन्होंने, या फिर जो भुजिया वगैरह है वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के अंदर आ जाते हैं। एक्चुअल में ना देखो बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर की रोकना, बैरियर होता है रोकना, कि किसी चीज़ को रोक रहे हैं। अगर ट्रेड को रोकने के लिए ना दो तरीके नॉर्मली अपनाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव देखो, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के ऊपर। अगर कोई बोले कि हम ना 40 किलो से ज़्यादा सामान आपसे नहीं लेंगे, तो उसने क्वांटिफाई कर दिया ना, तो इसको बोल देंगे कि क्वांटिटेटिव बैरियर है, या फिर बोल देंगे कि हम इतनी % इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो वो क्वांटिटेटिव मेजर हो गया। ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव इस टाइप के होते हैं जैसे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, कि बोल दिया कि आप अगर प्रोडक्ट बेचते हो यहाँ पे तो हमारे लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, तो इस वजह से हम आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो ये आ जाते हैं क्वालिटेटिव बैरियर्स के अंडर। ठीक है, ये भी समझ आ गया कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर क्या होते हैं। तीसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है पीस क्लॉज के बारे में। देखो WTO के अंदर ना सबको एक सीलिंग दे रखी है। सीलिंग किस चीज़ की, कि आप ना सब्सिडी दे सकते हो। अब डिफरेंट कंट्रीज जैसे इंडिया भी मान लो अपने फार्मर्स को बहुत तरीके की सब्सिडी देता है, वाटर के रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, और भी डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज मिलती हैं। तो हर कंट्रीज की ना सब्सिडीज बता रखी हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो 10% तक सब्सिडी दे सकती हैं, और जो डेवलप्ड है जैसे US वगैरह ये 5% तक सब्सिडी दे सकती हैं टोटल वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्शन का। तो कभी क्या हो जाता है, मान लो कि डेवलपिंग कंट्री ने इसको एक्सीड कर दिया कि 10% से भी ज़्यादा सब्सिडी दे दी, तब क्या उसके ऊपर कुछ होगा, उसके ऊपर क्या सैंक्शंस लगेंगे? देखो नहीं, तब बारी आ जाती है पीस क्लॉज की। तो पीस क्लॉज ना इंश्योर करता है कि अगर जो सब्सिडी है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा भी हम दे देते हैं, तब भी उस कंट्री के ऊपर कुछ एक्शन ना लिया जाए, ताकि उसको रोका जाए, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। वहाँ रोल आ जाता है पीस क्लॉज का। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें समझ गए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, एंड तीसरा पीस क्लॉज। ये सारे के सारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या पूछा है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स।
दे अपीयर इन द न्यूज इन रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो सारे क्वेश्चन उसी टाइप के आ रहे हैं और इसका भी आंसर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में मैं आज सारा आपका ना WTO ही आपके साथ रिवाइज करना आना चाहता था, तो इसलिए मैं उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस लेके आया था। देखो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, सब्सिडीज के बारे में, ठीक है। अब सब्सिडीज भी ना WTO में स्पेशली 3 तरह की बना दी गई हैं। पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, तीसरा है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। देखो ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या होता है, अब ग्रीन आपने देखो जैसे रेड हमने देखते हैं ना ये ट्रैफिक सिग्नल, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब है जाने दो, कि ओके दिस इज ओके, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी ग्रीन का वही मतलब है। ग्रीन का मतलब है कि ऐसी सब्सिडीज दे रहे हैं जो कि नॉन मार्केट डिस्टॉर्टिंग है, यानी कि अगर ये सब्सिडीज आप दे भी देते हो ना तो भी कोई चक्कर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया अगर मान लो एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, या फिर अपने फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, या फिर जो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे देखो इंडिया का पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ये सब्सिडी दे देता हूं, तो ग्रीन सब्सिडी दे देता हूं तो इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो रही है, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। ये तो अच्छी चीज है ना, ट्रेनिंग देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, तो ये इस टाइप की सब्सिडीज को बोला जाता है ग्रीन बॉक्स। उसके बाद आ जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। देखो ब्लू बॉक्स सब्सिडी ना एक्चुअल में दुनिया में बहुत ही 2 या 3 देश ही देते हैं, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर प्रोडक्शन को लिमिट किया जाता है। जैसे सोचो, अब अगर मान लो कोई कंट्री सोच रही है कि हमें क्या करना है, हमें राइस को कम प्रोड्यूस करना है एंड मिल्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कंट्री सोचती है तो उससे क्या हो रहा है, तो वो बोलेगी कि आप एक पर्टिकुलर फार्मर ना, मान लो वो 5 एकड़ से ज्यादा एरिया के अंदर राइस ग्रो नहीं कर सकता, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां राइस को लिमिट किया जा रहा है ना कि आप इससे ज्यादा राइस प्रोड्यूस नहीं करोगे, और क्योंकि आप राइस प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप अकॉर्डिंगली मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की सब्सिडी आपको, क्योंकि राइस आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो इसलिए आपको कुछ सब्सिडी दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये प्रोडक्शन को लिमिट करेगी एंड ये बन जाती है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ठीक है। जो सबसे तीसरे नंबर पे सबसे कंट्रोवर्शियल सब्सिडी है दैट इज एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब यहां पे देखो इश्यूज आते हैं मेजरली, और कंट्रीज एक दूसरे में बहुत ज्यादा इससे ऊपर लड़ती रहती हैं। जैसे इंडिया देखो क्या देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, इसके साथ ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। देखो इन टाइप की चीज़ों की सब्सिडी देने से क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब जैसे मान लो कि हम राइस के ऊपर ज़्यादा सब्सिडी दे दें तो राइस की प्रोडक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ से, तो दूसरी कंट्रीज जो है ना वो इंडिया के ऊपर आरोप लगाती हैं कि इस तरह की प्रोडक्शन MSP देने से इंडिया की प्रोडक्शन होगी ज़्यादा, तो अकॉर्डिंगली राइस का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो अकॉर्डिंगली दूसरी कंट्रीज के लिए ये फेवर नहीं करता, उनको हार्म हो जाता है इससे। तो यहाँ पे एम्बर बॉक्स सब्सिडीज के ऊपर हमेशा WTO में इश्यूज उठते ही रहते हैं। तो आई होप आपको ना ये तो पता लग गया होगा कि ये WTO से रिलेटेड है, साथ ही आप तीनों बॉक्सेस और इनकी जो सब्सिडीज का मीनिंग होता है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया कि इंडिया इनेक्टेड द GI गुड्स एक्ट 1999 टू कंप्लाई विद व्हाट। देखो जो WTO है ना उसके अंदर बस ऐसा नहीं ट्रेड के ऊपर फोकस है, उसके अलावा भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर भी WTO का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे आपने पेटेंट सुने होंगे, ठीक है ना, कॉपीराइट सुना होगा, राइट, ट्रेडमार्क सुना होगा, ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है, उसी तरह होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे आपने सुना ना कि यहाँ का रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ला, ओडिशा रसगुल्ला, या फिर असम की चाय होती है, ठीक है ना, दार्जिलिंग की चाय होती है, ठीक है। तो इस टाइप की जैसे जो GI होते हैं ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो चीज़ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। और इंडिया ने WTO के साथ कंप्लाई करने के लिए ही इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट को लाया था, ठीक है ना। WTO के अंदर देखो एक वो आता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, तो उसी के साथ ये वर्क करता है। तो इसका आंसर की भी क्या बन गया, इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर D WTO, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये कहाँ पे फोकस कर रहा है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि ट्रिम्स के ऊपर फोकस कर रहा है। और एसेंशियली ना ट्रिम्स देखो क्या है, ट्रिम्स देखो ये भी ना जो ट्रिम्स का हुआ था वो उरुग्वे राउंड के दौरान ही इसकी नेगोशिएशन हुई थी, ठीक है ना। और ये फोकस किसके ऊपर करता है, ये फोकस करता है गुड्स के ऊपर, ओनली गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर ट्रिम्स के बारे में ना आप सिंपली अगर आप कभी गूगल सर्च करो या कुछ भी थोड़ा एक लाइन भी पढ़ने की कोशिश करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ट्रिम्स फोकस इज ओनली ऑन गुड्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंट, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट मेजर है ना
वो डिस्टॉर्टिंग ना हो या फिर ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट ना करे, इसको इंश्योर करने के लिए ये ट्रिम्स को बनाया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपने इतना भी पढ़ा होता ना तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ो स्टेटमेंट 2 को, यहां क्या लिखा है, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर होता है, सर्विसेज का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते तो आपको पता है कि स्टेटमेंट 2 हो गया गलत, और जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 करोगे गलत तो ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। बचा सिर्फ क्या, बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो देखो ये 6 से 7 हमने 7 आई थिंक 7 क्वेश्चन टोटल हमने प्रैक्टिस करे। इससे तो थोड़ा हमने WTO को तो जाना ही, एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। अगर बिल्कुल डिटेल में हम नहीं भी गए ना, अगर बस समझ लिया कि अच्छा ये चीज़ इससे रिलेटेड है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है, या ट्रिम्स के बारे में बस इतना भी पता था, उसके बेसिस पर ही हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि फ्री के नंबर्स आप ऐसे समझ लो कि बहुत कम मेहनत आपको लग रही है और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं ना जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट की तरह आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स को ट्रीट कर सकते हो कि मेहनत बहुत कम लगेगी एंड आपकी जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने में आपकी ये बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आने वाले वीडियोस के अंदर और भी MCQs इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपकी एग्जाम के लिए अच्छे से और भी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।